Hello everyone. So in this video, we'll be discussing the very first poem of our first flight book named Dust of Snow. यहाँ पर dust का मतलब धूल नहीं है, यहाँ पर dust का मतलब है छिड़कना. हमारी पोम में एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर थोड़ी सी स्नो डस्ट कर देता है, मतलब छिड़क देता है. तो उस पोम को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे, राइम स्कीम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ पोएटिक डिवाइसेस भी देखेंगे. इस पोम का थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ. तो हमारे जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत सैड हैं. ठीक है, ही वॉज नॉट हैविंग अ ग्रेट डे. तो काफ़ी दुखी थे वो. और विंटर्स का टाइम है, हर जगह स्नो ही स्नो है, घर पेड़ पौधे सब कुछ स्नो से कवर्ड है. तो हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रोड से चलते हुए जा रहे थे. उस रोड के जस्ट बाजू में एक हेमलॉक का पेड़ था. हेमलॉक बेसिकली एक पॉइजनस पेड़ होता है. और उस हेमलॉक के पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था. और उस कौवे की हल्की सी मूवमेंट की वजह से थोड़ी सी स्नो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई. और जो उनका खराब दिन जा रहा था वो संवर गया. उनका जो खराब मूड था वो अपलिफ्ट हो गया. सो द आइडिया ऑफ द पोएम इज कि नेचर में एक हीलिंग पावर होती है. आप एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हो, आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन है, किसी भी प्रकार की ये सैडनेस है, तो नेचर हैज़ एन अमेजिंग हीलिंग पावर. अगर आप अपने आप को नेचर में एक्सपोज करते हो तो नेचर आपको हील कर देगा. दिस इज़ बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस पोम. तो पोम को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यहाँ पर जो शूक वर्ड है, इट इज़ बेसिकली द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड शेक. शेक मतलब आप जानते ही हैं, तो उसी की सेकेंड फॉर्म है शूक. सो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक एक पॉइजनस पौधा होता है जिसके ऊपर वाइट फ्लावर्स आते हैं. सो पोएट इज सेइंग कि एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है और उस क्रो की मूवमेंट की वजह से मेरे ऊपर थोड़ी सी स्नो गिर जाती है. अब हमारी पोम में ये मेंशन नहीं किया गया कि जो क्रो था वो लैंड कर रहा था पेड़ के ऊपर या फिर टेक ऑफ करने वाला था या क्या कर रहा था एक्चुअली वो वहाँ पर बैठकर. बस ये बताया गया कि उसकी छोटी सी मूवमेंट की वजह से हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर थोड़ी सी स्नो गिर जाती है. ये भी नहीं स्पेसिफाई किया गया कि कहाँ पे स्नो गिरती है, शोल्डर्स पे, हेड पर, हैंड्स पर, कहाँ पर, ये कुछ नहीं बताया. इतनी सी बात बोली गई है कि उस क्रो की मूवमेंट की वजह से हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर थोड़ी सी स्नो गिर जाती है. एंड दिस हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में गुजार देना. सो पोएट इज सेइंग उस क्रो की इतनी सी मूवमेंट की वजह से मेरा जो खराब दिन जा रहा था वो अच्छा हो गया. क्रो ने वो छोटी सी स्नो, मतलब थोड़ी सी स्नो मेरे ऊपर गिराई और इस चीज़ ने मेरे मूड को अपलिफ्ट कर दिया. जो वो पछतावे में पूरा दिन गुजार रहे थे कि कैसा खराब दिन जा रहा है आज, ही वॉज वेरी सैड, बट अब उनका मूड अपलिफ्ट हो गया इतने छोटे से इंसिडेंट की वजह से. समझ आई ये चीज़? मतलब नेचर के पास एक अमेजिंग हीलिंग पावर है. हमारे आसपास होने वाले छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी हमें बहुत सारी खुशी दे सकते हैं. ठीक है, ये आइडिया है इस पोम का. और अब देखो, पोम को दोबारा से पढ़ेंगे और थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे. सरफेस पे जो वर्ड्स लिखे हैं उनका तो मतलब समझ लिया, अब थोड़े डेप्थ में जाकर हम पोम को देखते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. एक चीज़ नोटिस करेंगे हम, यहाँ पर पोएट ने दो नेचर के एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, मतलब किया है. पहला है क्रो एंड सेकेंड वन इज हेमलॉक ट्री. क्रो कोई बहुत खूबसूरत बर्ड नहीं है. क्रो को बेसिकली हम नेगेटिविटी से जोड़कर देखते हैं, है ना. एक नेगेटिव रेफरेंस देते हैं हम क्रो को. अगर यहाँ पर पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना होता पोएट को तो वो किसी सुंदर बर्ड का यूज़ करते, जैसे स्पैरो, पिकॉक एंड ऑल. लेकिन यहाँ पर पोएट ने क्रो का ही यूज़ क्यों किया? क्योंकि ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ सैड इन्वायरमेंट. सेम गोज टू द हेमलॉक ट्री. यहाँ पर हेमलॉक ट्री का भी यूज़ इसीलिए किया गया है क्योंकि वो एक पॉइजनस पेड़ है. पोएट वॉन्टेड टू क्रिएट अ सैड इन्वायरमेंट. ही वॉन्टेड द रीडर टू फील कि वो सैड हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर नेचर के दो नेगेटिव एलिमेंट्स का यूज़ किया है. ओके,
हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। और अब ये जो नेचर के दो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इन्होंने हमारे पोइट का मूड अपलिफ्ट कर दिया है। मतलब हमारे आसपास जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जिनको हम नेगेटिव रेफरेंस के लिए ही यूज़ करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट से ही दिखते हैं, कई बार वो भी हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी दे जाते हैं। हमारी ख़राब चीज़ों को कई बार नेचर के ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स सही कर देते हैं। तो हमें ये पोम समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, राइम स्कीम को डिस्कस करेंगे और फिर पोइटिक डिवाइसेस को भी। सो राइम स्कीम देखने के लिए हमें पोएम की लाइंस का लास्ट वर्ड देखना पड़ता है। तो फर्स्ट लाइन है द वे अ क्रो, तो इस लाइन का लास्ट वर्ड है क्रो। शुक डाउन ऑन मी, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है मी। अब हमें ये देखना पड़ता है क्या जो लाइंस के लास्ट वर्ड है, क्या ये एक जैसा साउंड कर रहे हैं? क्या क्रो और मी दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं? नहीं, क्रो और मी एक जैसा साउंड नहीं कर रहे। तो हम ऊपर से नीचे तक राइम स्कीम देते हुए चलेंगे अपने लाइंस को। हम ए अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे और ए बी सी डी ई करते करते राइम स्कीम देते जाएंगे। जो दो वर्ड्स एक जैसा साउंड करेंगे उनको हम सेम राइम स्कीम देंगे। देखो कैसे। सबसे पहले क्रो एक वर्ड है जिसको मैंने राइम स्कीम दे दिया ए, दे दिया है ना। नाउ द सेकेंड वर्ड इज मी, लास्ट वर्ड सेकेंड लाइन का मी है ना। तो क्या क्रो और मी एक जैसा साउंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं मी को एक नया राइम स्कीम दूंगी जो कि होगा बी। अगर यहाँ पर मी वर्ड की जगह कोई ऐसा वर्ड होता जो कि क्रो के जैसा ही साउंड करता है, जैसे कि ग्लो, स्नो, ब्लो, तो जो क्रो का राइम स्कीम है वो ही उस वर्ड का होता। ठीक है, तो सेकेंड लाइन का भी फिर ए हो जाता, लेकिन अभी मी और क्रो आर नॉट साउंडिंग सेम, तो इस वजह से सेकेंड लाइन का राइम स्कीम बी हो गया। ये चीज़ समझ आ गई? ग्रेट। नाउ द थर्ड लाइन इज द डस्ट ऑफ स्नो, इसका लास्ट वर्ड है स्नो। तो क्या क्रो और स्नो एक जैसा राइम कर रहे हैं? हाँ, क्रो और स्नो एक जैसा राइम कर रहे हैं। तो जो क्रो का राइम स्कीम था, मतलब जो फर्स्ट लाइन का राइम स्कीम था, वही हमारी थर्ड लाइन का भी राइम स्कीम होगा, विच इज ए। ये चीज़ समझ आई? क्रो और स्नो एक जैसा साउंड कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का राइम स्कीम सेम है। अब लास्ट लाइन को देखते हैं, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब मी और ट्री एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो जो हमारी सेकेंड लाइन का राइम स्कीम था वही हमारी फोर्थ लाइन का भी राइम स्कीम होगा। तो अगर फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम देखें तो इट इज ए बी। ये चीज क्लियर हो गई। अब इस सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं, हैज गिवन माई हार्ट। अब हमारी फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है हार्ट। ये जो हार्ट वर्ड है ये ऊपर वाले स्टैंजा के किसी भी लास्ट वर्ड से राइम नहीं कर रहा। न क्रो, न मी, न स्नो, न ट्री, किसी से भी हर्ट राइम नहीं कर रहा है। तो इसका एक अलग राइम स्कीम दे देंगे विच विल बी सी। ये चीज समझ आ गई? अ चेंज ऑफ मूड, मूड भी ऊपर किसी से भी राइम नहीं कर रहा, तो मैंने इसको दे दिया डी। ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट। नाउ हार्ट एंड पार्ट आर राइमिंग, राइट? तो हार्ट का राइम स्कीम अगर सी है तो हमारी इस वाली लाइन का राइम स्कीम भी सी होगा। जो दो वर्ड्स एक जैसा साउंड कर रहे हैं उनका राइम स्कीम सेम। हर्ट का सी है तो पार्ट का भी सी है। नाउ द लास्ट लाइन इज ऑफ अ डे आई हैड रूड। नाउ मूड एंड रूड आर साउंडिंग सेम, राइट? तो मूड का राइम स्कीम डी है तो लास्ट लाइन का राइम स्कीम भी डी होगा। ए बी सी डी। ठीक है, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। नाउ टॉकिंग अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस, सबसे पहले देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हमारी पूरी एंटायर पोम में एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है एनजैम्बमेंट। एनजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस वहां पर होता है जहां पर पोम की एक लाइन नीचे नीचे कंटिन्यू होती जाती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। देखो यहाँ पर, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, क्रो के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क गिवन नहीं है, लेकिन यही वाली लाइन नीचे कंटिन्यू हो रही है, राइट? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये लाइन नीचे द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री कंटिन्यू हो रही है। पूरी पोम में हमारे पास एनजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। क्लियर? अच्छा, और यहाँ पर एजनेंस भी है। देखो कहाँ पर एजनेंस है,
एग्जैक्टली सेकेंड लाइन में shook down on me, यहाँ पर एजोनेंस है. एजोनेंस पोइटिक डिवाइस वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई भी वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा हो. सेकेंड लाइन में shook down on me, यहाँ पर बार बार ओ ओ ओ साउंड इज रिपीटिंग, राइट. तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस है एजोनेंस. ये चीज़ क्लियर हो गई. ओके तो हमारी पहले स्टैंजा में एंजैम्बमेंट भी है और एजोनेंस भी है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टैंजा, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट. यहाँ पर देखो ह साउंड इज रिपीटिंग, तो यहाँ पर है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कहाँ पर होता है? जो वर्ड्स हैं वो अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हों तो वहाँ पर पोइटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन. तो यहाँ पर हैज़ और हर्ट सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं विच इज़ ह, तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन. ओके. अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. सेव्ड सम, यहाँ पर भी एलिट्रेशन है क्योंकि दोनों वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं सेम अल्फा कॉन्सोनेंट साउंड से विच इज़ स, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है. सो पोम में हमारे पास एंजैम्बमेंट है, एजोनेंस है और एलिट्रेशन है. ठीक है, इन तीनों पोइटिक डिवाइसेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. हमने इस पोम को डिस्कस कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लिए, राइम स्कीम देख ली और पोइटिक डिवाइसेस भी देख लिए. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछें. इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.